वेलकम टू आवर क्लासरूम। स्टार्ट करें अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी वहाँ से मतलब चैप्टर का जो स्टार्टिंग था सेकंड चैप्टर, उसमें हमने देखा था कि रैंक होती क्या है और उसको हम निकालते क्या है, कैसे है। तो बेसिक हमारा जो मतलब रैंक का मतलब होता है दैट इज कि आपका जो सबसे बड़ा माइनर आता है जो कि नॉन जीरो होता है, उसका जो साइज होगा वही हमारी रैंक होती है ना। तो वो हमने डेफिनेशन से किया था और हमने सारे एग्जांपल्स भी किए थे और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी किए थे। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप मेक श्योर एक बार ऊपर आइकन पे बटन पे टच करो और वहां से आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहां पर आप सीरीज वाइज चलो, फिर आप इस वीडियो पे आना कि अभी हम ये देखेंगे कि रैंक निकालने के और दूसरे तरीके क्या हैं। तो पहला तरीका तो बाय डेफिनेशन ही हमने निकालना सीखा था कि हम सबसे बड़ा माइनर ढूंढ रहे थे। कोई भी मैट्रिक्स अगर हमें गिवन थी कि कौन सा नॉन जीरो सबसे बड़ा माइनर है। अब हम देखो, पहले हम कुछ क्या करेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे या फिर कुछ मेथड्स देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो जैसे कि आपने 12th क्लास में भी देखा होगा, जब हम मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट करते थे फिर हमारे पास डिटर्मिनेंट और इनवर्स वगैरह आए थे। तो हमने ना इनवर्स निकालने के दो तरीके थे। वन इज कि आप ए इनवर्स को ऐसे निकालते थे, एक तो आपने डिटर्मिनेंट निकाला और उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दी, है ना। या फिर आप एक दूसरा तरीका क्या होता था कि आप ए को हमेशा ही ऐसे लिखते थे, ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी इंटू ए, ऐसे मैट्रिक्स लिखते थे। और फिर हम क्या करते थे, इस पर हम रो ऑपरेशन लगाते थे या कॉलम ऑपरेशन लगाते थे और वही ऑपरेशन हम बारी बारी इस पे भी लगाते थे। तो दिस इज इक्वल टू दिस वन, है ना। फिर उसके बाद हम क्या कहते थे कि लास्ट में जब रो या कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद यहाँ पर मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती थी, तो यहाँ पर कुछ नई मैट्रिक्स आ जाएगी जिसको हम बी बोल देते थे। तो बी और ये एज इट इज रहेगी ए। तो हम कहते थे कि ये जो b आया है दिस इज द इनवर्स ऑफ a, क्योंकि b की a के साथ मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मिल रहा है। ठीक है। तो दो मेथड्स होते थे। तो वो जो हम ऑपरेशंस लगाते थे रो या कॉलम के ऑपरेशंस, उनको बोलते थे एलिमेंट्री ऑपरेशंस। हो सकता है कि आप लोगों ने सिर्फ वहां पर मेथड को अप्लाई करना सीखा हो, बट अभी हम देखेंगे एक बार कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते क्या है या फिर सिर्फ क्या रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए जब आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लगा दिया। तो उसके लिए सिर्फ ये 3 रूल्स हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो एलिमेंट्री ऑपरेशंस अगर आप लगाना चाह रहे हो तो। ठीक है। तो ये पॉइंट्स देखते हैं हमारे पहले क्या है। सो फर्स्ट पॉइंट इज कि आप क्या कर सकते हो, कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो। तो अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज मैं अभी ना फॉर एग्जांपल ये लेके चलते हैं हम 3x3 की। तो ओ 2 3 है ना। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स लेके मतलब हम इसको लेके ही अब सारे ऑपरेशंस को डील करेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये कहता है कि आप कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो। तो इसका मतलब आप ये वाले ऑपरेशन लगा सकते हो, रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर दिया, या फिर रो 1 को रो 3 से इंटरचेंज कर दिया, या फिर रो 2 को रो 3 से इंटरचेंज कर दिया। ओके। सिमिलरली आप कॉलम्स में भी कर सकते हो, तो ये वाला ऑपरेशन भी चलेगा। ऐसे भी कर सकते हो C1 C2, C1 को C3 से इंटरचेंज या फिर C2 को C3 से। तो ये सारे ऑपरेशंस आप लगा सकते हो, इनको हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोल देंगे। नेक्स्ट इज आप क्या कर सकते हो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम की नॉन जीरो एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आप सेकंड में क्या करोगे, जो हमारा सेकंड पॉइंट है उसमें आप ये कर सकते हो कि R1 इज इक्वल टू सम स्केलर। पॉजिटिव स्केलर भी हो सकता है, नेगेटिव स्केलर, बस क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा k इंटू R1। k का मतलब कोई भी स्केलर हो सकता है। सिमिलरली R2 R3 क्या हो सकता है, k इंटू R2 k इंटू R3। ये हमारे रो में ऑपरेशंस हो गए। फिर कॉलम्स में क्या आते हैं, C1 C2 C3 एंड सेम थिंग फॉलो करेंगे, k इंटू C1 k इंटू C2 एंड k इंटू C3। यहाँ पर जो हमारा k है, k इज नॉन जीरो स्केलर। ओके। तो बस नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो डजंट मैटर ये चीज। तो ये वाली चीजें भी अलाउड है। थर्ड में देखो क्या बोला उसने कि एडिशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम
हमेशा जो रो या कॉलम है उसमें पहले कुछ नहीं करना, उसमें किसी चीज का एडिशन करना है। वो क्या एडिशन होगा? दैट इज द फिक्स स्केलर मल्टीपल ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो और अनदर कॉलम। तो इसने यहाँ पे ये कहा है कि आपने सपोज फर्स्ट रो ली, तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट रो में किसी दूसरी रो का मल्टीपल ऐड कर सकते हो। तो आपको ये लिखना है R1 प्लस कोई भी दूसरी रो लो, सपोज मैंने 2 ली तो K इंटू R2। K क्या होना चाहिए? कोई भी फिक्स्ड स्केलर। फिक्स का मतलब ये है कि आपको हमेशा ये स्केलर फिक्स रखना है, ऐसा नहीं करना। सपोज मैं ये कर रही हूँ, मैंने एक ऑपरेशन लिखा R1 इज इक्वल टू R1 प्लस 2R2, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि आपने क्या किया कि A11 प्लस 2 इंटू A21, है ना, कि इसकी मैंने 2 से मल्टीप्लाई की पूरे की और फिर इसमें ऐड किया। इसी तरह से यहाँ पर क्या आएगा, A12 प्लस 2 इंटू A22 एंड सो ऑन। इसी तरह से यहाँ पर A13 प्लस 2 इंटू A23, ये चीज। तो फिक्स करने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि आपने इसकी तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, इसकी 3 से और इसकी 4 से, ये नहीं चलेगा। करनी है तो पूरी रो की एक के साथ ही मल्टीप्लाई करो, या तो 2 के साथ करो, 3 के साथ करो, बट पूरी रो की करनी है। तो फिक्स्ड इसलिए बोला है, ठीक है। तो ये चीजें हमारी अलाउड नहीं है कि आप अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हो अलग अलग एलिमेंट्स में, तो ये चीजें नहीं चलेंगी। फिर उसने क्या कहा कि उसके साथ मल्टीप्लाई करो और फिर इसमें ऐड करो। तो यहाँ पर ये चीज भी अलाउड नहीं है। अगर आप यहाँ पर किसी की मल्टीप्लाई करते हो ना, सपोज यहाँ पर K डैश R1 प्लस K इंटू R2, ये चीज अलाउड नहीं है। उसने कहा कि ये वाली चीज फिक्स रखो, इसमें कुछ करना नहीं है, ना मल्टीप्लाई करनी ना डिवाइड करना, कुछ नहीं करना। यहाँ पर ये वाली चीज सेम रहेगी जो रो ले रहे हो, बट सेकंड वाला जो भी आप ऐड कर रहे हो उसकी किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से बाकियों में करेंगे हम, या तो ये लिख लो या फिर ये लिख सकते हो R1 प्लस K इंटू R3, है ना, क्योंकि दूसरी रो कोई भी हो सकती है, सेकंड लो या थर्ड लो। इसी तरह से R2 में R2 प्लस K इंटू R1 या फिर R2 प्लस K इंटू R3, ये सारी चीजें अलाउड है। इसी तरह से R3 में, है ना, तो R3 प्लस K इंटू R1 या फिर R3 प्लस K इंटू R2, ये चीज। एंड सिमिलरली फॉर कॉलम, तो सारी जगह R को C से रिप्लेस कर दो। तो जैसे मैं एक लिख के दिखाऊं तो C1 इज इक्वल टू C1 प्लस K C2 एंड C1 इज इक्वल टू K C3 एंड सिमिलरली फॉर अदर कॉलम्स। तो ये सारी चीजें अलाउड है। इनके अलावा अगर आपने कुछ भी गलत लिखा तो वो सारा गलत है, ठीक है। इसमें कुछ भी और मतलब अपनी कलाकारी दिखाने की कोशिश की तो वो चीजें एलिमेंट्री ऑपरेशंस के अंदर नहीं आएंगी, ठीक है। तो दीज आर ऑल द, मतलब ये मैंने 3x3 के लिए बताया, जो भी रोज हैं उनके लिए सिर्फ ये टाइप के ऑपरेशंस लगेंगे। चलो अब कुछ बात आती है नोटेशंस की। तो हमारी बुक में ना कुछ कुछ नोटेशंस दी गई हैं, तो मैं बताती हूँ, देखो उनको कैसे हम रीड करेंगे। तो ये जो मैंने फर्स्ट वाला लिखा है ना, फर्स्ट में क्या होगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा R12, तो 1 को 2 से इंटरचेंज कर दिया। तो इसका मतलब ये वाले जो भी हैं इन सब को हम कैसे लिखेंगे, RIJ, बेसिकली 1 3 2 3। यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे CIJ, तो इसका मतलब हो गया ये वाला जो है ना, ये मेरा C12 है, ये C13 C23, तो नोटेशन इनकी ये है। अब इन वालों की नोटेशन देखो, इसमें क्या करेंगे, है तो ये सेम ही, मतलब 1 है तो 1 होगा, 2 है तो 2 होगा, 3 है तो 3 होगा। तो इनको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका होगा R1 और ब्रैकेट में लिख दो K। जब भी कोई चीज ब्रैकेट में लिखी जाएगी इसका मतलब उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर इसको लिखेंगे R2K, R3K एंड सो ऑन। क्लियर, इनको हम क्या लिखेंगे, C1K, C2K एंड C3K, नेक्स्ट वाला। अब इनको देखते हैं, ये वाले थोड़े से ध्यान से देखना। इसको हम लिखेंगे, पहले ये वाला लिखो और फिर ये वाला लिखो, R12।
बट 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, के साथ, तो यहाँ पर ब्रैकेट में के आएगा। इसी तरह से सब में R13 हो जाएगा, R21 R32 एंड सो, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास 3 टाइप की नोटेशंस आएंगी। एक तो ये वाली, ये इसके लिए है, फिर इसके लिए आएंगी इस टाइप की RIK या फिर CIK, एंड देन इन वालों के लिए कौन सी आएंगी, RIJK और CIJK, ठीक है। तो ये हमने पूरा देखा कि किस तरह से हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस पॉसिबल है और क्या क्या इनकी नोटेशंस हो सकती है। ओके, तो पहले हम इनके क्वेश्चंस करते हैं, एक मिनट। हाँ, तो पहले हम इसके देखो 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो पहले हम एग्जांपल करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे कि नेक्स्ट चीज क्या होनी चाहिए। चलो, तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, देखो ध्यान से कि क्या आकाश ने एक मैट्रिक्स दी है और ये ऑपरेशंस हमें लगा के दिखाने हैं, है ना। तो देखो फर्स्ट वन इज, पहले तो हम अपनी मैट्रिक्स लिखते हैं। ये मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, 1 3 1 2 2 2 एंड देन 3 1 1। पहले इसने बोला है कि R1 में क्या करो, 2R2 कर दो, उसको ऐड करना है, ठीक है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू ऑन अप्लाइंग दिस ऑपरेशन, पहले आप 1 लिखो क्योंकि रो 1, और फिर 2 इंटू R2, तो इनकी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3, देन सिमिलरली 2 प्लस 2 इंटू दिस एलिमेंट, एंड देन थर्ड प्लस 2 इंटू दिस। ओके, तो ये क्योंकि ये जो आंसर आएगा ना वो किस में आना चाहिए, R1 में, इसलिए R1 में लिखा है हमने। ओके, नेक्स्ट, ये एज इट इज रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं बोला। सो दिस इज इक्वल टू, ये 3 दूनी 6 और 1 7, 2 दूनी 4 5 6 और 3 प्लस 2 5, तो 3 1 2 2 1 1, ये मेरी मैट्रिक्स आ गई। नेक्स्ट में क्या बोला है, R1 और R2 को बस रिप्लेस कर दो, इंटरचेंज। तो इसमें तो ये तो इजी है, आपको क्या करना है, पहले रो 1 लिख दो, तो ये मेरी रो 1 हो जाएगी और फिर ये मेरी रो 2, तो 3 2 1 1 2 3 1 2 1, ये मैट्रिक्स आ गई मेरी। ओके, थर्ड देखो, थर्ड में क्या बोला है, R2 लो, पहले R2 में R1 को प्लस करो और फिर जो आंसर आएगा फिर उसमें माइनस ऑफ R3 करना है। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, देखो सिर्फ R2 में चेंज आएगा क्योंकि यहाँ पर R2 है ना। तो मैं एज इट इज लिखती हूँ पहले तो 1 2 3। अब क्या करना है, R2 प्लस R1, तो R2 प्लस R1 करो, 3 प्लस 1 एंड देन माइनस R3, तो माइनस 1। सिमिलरली 2 प्लस 2 माइनस 2, और यहाँ पर 3 प्लस 1 या फिर 1 प्लस 3 करो, 1 प्लस 3 माइनस 1, एंड नीचे वाला एज इट इज, तो ये इक्वल आएगा 1 2 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, एंड 1 2 3, नहीं 1 2 1, ठीक है। तो ये मेरी थर्ड वाले से। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल भी सेम है, हमें एक मैट्रिक्स दी है और उसने बोला कि ये सारे ऑपरेशन इस पे लगा के दिखाओ। तो देखो अब की बार नोटेशंस में लिख के दे दिया, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया था कि नोटेशंस का मतलब क्या है, तो वही करेंगे हम अभी। तो देखो सबसे पहले क्या बोला है, सेकंड रो को थर्ड रो से इंटरचेंज करना है ना। तो जहाँ पे सेकंड है वहां पे थर्ड रो लिख दो, और जहां पर थर्ड है वहां पर सेकंड लिख दो। तो फर्स्ट का आंसर आएगा 1 प्लस आयोटा 0 2 आयोटा 3, अब आ जाएगा 4 5 3 आयोटा 0, देन 0 आयोटा 5 और 6। ओके, तो हमने सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में क्या बोला है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करना है। तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, तो जहां फर्स्ट कॉलम है वहां सेकंड वाला लिख दो, जहां सेकंड है वहां फर्स्ट वाला लिख दो। तो पहले 0 आयोटा 5 आएगा, देन 1 प्लस आयोटा 0 4 आएगा, आगे वाले सेम है।
ओके, तो ये आएगी। नेक्स्ट में देखो क्या है, R1I, इसका मतलब क्या होगा, R1 की आयोटा से मल्टीप्लाई करनी है ना, बताया था ना, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई करनी है, तो इसका मतलब हमें रो 1 की आयोटा से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो जहां जहां रो 1 दिख रहा है वहां पर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यह आएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 0, फिर हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर एंड देन 3 आयोटा, 0 4 आयोटा 5 5 3 आयोटा 6 0। और आयोटा स्क्वायर आपको पता है कि -1 होता है, तो जहां जहां आयोटा स्क्वायर दिख रहा है वहां -1 रख दो, तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -1। ओके, तो ये मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है C2 3, तो इसका मतलब क्या होगा, C2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जहां पर सेकंड कॉलम है वहां पर हमने सेकंड कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 0 4, बाकी किसी को कुछ नहीं करेंगे हम, तो ये आएगा 0, ये आएगा 3 आयोटा और ये आएगा 5 15 एंड बाकी सारे कॉलम सेम। ओके यार, नेक्स्ट में क्या बोला है, R132, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले 1 लिखो फिर R1 प्लस R3, बट R3 की किससे मल्टीप्लाई करनी है, 2 से, तो इस ऑपरेशन का ये मतलब है। सो दिस इज इक्वल टू, देखो 1 में 2 इंटू R3 करना है, तो पहले 1 वाला लिखो और फिर 2 की मल्टीप्लाई इससे, तो 4 2 8 है ना। इसी तरह नेक्स्ट में 0 प्लस इसकी मल्टीप्लाई 2 से करनी है तो 10, फिर 2 आयोटा और 2 इंटू दिस तो 6 आयोटा है ना। फिर इसकी देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 है तो 3 प्लस 0 और बाकी वाले सेम, 0 4 आयोटा 5 5 3 आयोटा 6 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 9 प्लस आयोटा और ये है मेरा 10, ये आएगा 8 आयोटा और ये आएगा 3, तो ये मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट है हमारा C3 इज इक्वल टू C3 प्लस आयोटा इंटू C2 है ना, क्योंकि आयोटा की मल्टीप्लाई करनी है। तो अब इसको देखते हैं, तो बाकी सारे कॉलम सेम लिखो, पहले तो 1 प्लस आयोटा 0 4 फिर 0 आयोटा 5। C3 में चेंज करना है तो C3 ये रहा, 2 आयोटा लिखो, 5 लिखा, 3 आयोटा, और फिर क्या करना है, आयोटा की इस वाले से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो, तो प्लस 0 आयोटा प्लस आयोटा इंटू आयोटा प्लस आयोटा इंटू 5, ये बनेगा। और लास्ट वाली कॉलम सेम, सॉरी 3 6 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2 आयोटा प्लस 0 आयोटा, तो ये 2 आयोटा आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 2 सॉरी 5 -1 तो 4, ये देखो 3 आयोटा 5 आयोटा, तो ये हमारा बन जाएगा 8 आयोटा। तो इस तरह से हमने सारे ऑपरेशंस इसके ऊपर लगा दिए, तो ये हमारे सारे के सारे ऑपरेशंस हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस वाला टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आती है रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स और कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, उनकी डेफिनेशंस देखते हैं, चलो। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होती है। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ इक्वल होगा, तो इसका मतलब देखो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती हैं, जैसे कि आपने 12th क्लास में भी देखा था कि अगर आप कोई भी मैट्रिक्स के ऊपर रो या कॉलम का ऑपरेशन लगाते हैं तो आप बीच में ये वाला सिंबल लगाते थे, है ना, ऐसे लहराने वाला, तो इस सिंबल का मतलब भी इक्विवेलेंट होता है। तो बेसिकली अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर कोई रो का ऑपरेशन या कोई कॉलम का ऑपरेशन लगाते हो तो जो नई मैट्रिक्स आती है उसको बोलते हैं हम पहले वाले की इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ओके, तो ये 2 टाइप की होती है, या तो रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स या फिर कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स।
तो पहले रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या कहा इसने कि अगर आपके पास ए और बी कोई दो मैट्रिक्स हैं, देन ए इज सेड टू बी रो इक्विवेलेंट टू बी। कब? जब हम ए को ऑब्टेन कर सकते हैं बी पे बार बार रो के ऑपरेशंस लगा के। ओके, तो जैसे कि सपोज आपने कोई भी एक बी मैट्रिक्स ली, 1 2 3, सपोज ए बी सी, कुछ भी ले लो, 0 1 2, ये मैंने एक मैट्रिक्स ली। अब मैंने इसके ऊपर कोई रो का ऑपरेशन लगाया, तो मैंने एक ऑपरेशन लगाया R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, ऐसे लगाया। तो जो नई मैट्रिक्स आई उसको हम कहेंगे 1 माइनस ए, 2 माइनस बी, 3 माइनस सी, ये आएगा ए बी सी, 0 1 2। यार तो ये जो नई मैट्रिक्स आई है ना, ये इस वाली मैट्रिक्स के रो इक्विवेलेंट है, क्योंकि मैंने सिर्फ रो का ऑपरेशन लगाया है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप एक दो रो के ऑपरेशन लगाते रहो, जैसे कि सपोज आपने किया R2 प्लस R3, अब इसके बाद सपोज, तो ये जो मैट्रिक्स आएगी अब आएगी 1 माइनस ए, 2 माइनस बी, 3 माइनस सी, ये बन जाएगा a प्लस 0, b प्लस 1, c प्लस 2, 0 1 2। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है वो भी ओरिजिनल मैट्रिक्स के क्या है, रो इक्विवेलेंट। इसी तरह से करते रहो, तो जो भी अगर हम सारे ऑपरेशंस रो के लगा रहे हैं, तो जो भी मैट्रिक्स आएगी उसको हम क्या कहेंगे, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स की रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। और हम उसको डिनोट कैसे करते हैं, सपोज ये मेरी ए है, बी है, ये मेरी ए आई, सपोज ये सी है, तो हम लिखेंगे ए इज इक्विवेलेंट टू बी, और अगर चाहो तो ऊपर आर भी लिख सकते हो, बट आर बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा कि रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरह से हम लिख सकते हैं सी इज इक्विवेलेंट टू बी, ऐसे। और क्योंकि सी ए के भी इक्विवेलेंट है, क्योंकि सी ए के ऊपर रो ऑपरेशन लगाने से ही आई है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो सी। क्लियर? ये हो गया हमारा रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के लिए। सिमिलरली फॉर कॉलम, आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर रो की जगह कॉलम इंटरचेंज कर दो, तो पूरी डेफिनेशन सेम रहेगी कि जब आप किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर कॉलम को ऑपरेशन लगाओ, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगी। यही एग्जांपल लेते हैं, ये वाला ही। इसमें क्या करें, अगर मैं कॉलम का ऑपरेशन लगाती हूँ C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ऐसे, तो मेरी नई मैट्रिक्स आएगी 1 प्लस 2 है ना, तो 3, ये आएगा a प्लस बी, और ये हो जाएगा 0 प्लस 1, तो 1, बाकी सेम है। तो ये जो मेरी नई मैट्रिक्स आई है इसको हम डी नाम देंगे। तो ये जो डी मैट्रिक्स है वो बी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट तो है, बट कॉलम इक्विवेलेंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी इक्विवेलेंट टू डी, बट ऊपर लिख दो सी, सी का मतलब कॉलम इक्विवेलेंट। सिमिलरली आप एक दो ऑपरेशंस और लगाते रहो, तो वो हमारे सारे क्या आएंगे, कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनेंगे। तो जब आप रो के ऑपरेशंस लगाओगे तो रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगी, जब कॉलम के लगाओगे तो कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगी। ओके, तो ये जो हमारी मतलब आप ना सपोज करो आपने क्या क्या पहले रो के लगाई, फिर कॉलम के लगाए, फिर रो के लगाए, फिर कॉलम, ऐसे लगा रहे हो अगर, तो उसको आप कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, ना रो इक्विवेलेंट ना कॉलम इक्विवेलेंट। उसको हम कहेंगे कि वो सिर्फ आपकी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, उस पर कोई स्पेसिफिक नाम नहीं आएगा, क्योंकि वो दोनों को मिला के बनी है। तो ये हो गई हमारी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अब हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब इसकी जरूरत ही क्या है हमको, तो क्योंकि अभी हमारा मेन चैप्टर का नाम ही क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो एक रिजल्ट है या फिर रिमार्क कर लो कि जितनी भी हमारी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएंगी ना, सबकी रैंक सेम होती है। तो अगर आपसे बी की क्या कहते हैं, बी की रैंक नहीं निकल रही, तो आप उसकी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की रैंक निकाल दो, वो ज्यादा इजी हो सकती है आपके लिए। तो रैंक दोनों की सेम ही है ना। तो यहां से लिखते हैं हम रैंक ऑफ ऑल इक्विवेलेंट मैट्रिसेस इससे। ओके, तो जितनी भी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है उनकी सबकी रैंक क्या आएंगी, सेम आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप रो या कॉलम के कोई भी ऑपरेशन लगाते हो तो रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी डेफिनेशन के जस्ट बाद हमारी थ्योरम भी है
तो वो थ्योरम क्या कहती है कि ऑन अप्लाइंग, मतलब मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं बता रही, ऑन अप्लाइंग रो या फिर कॉलम इन जनरल की कोई भी अगर आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हो, एलिमेंट्री ऑपरेशन रैंक ऑफ मैट्रिक्स remains unaltered. नहीं, स्पेलिंग एक मिनट रुको, हाँ ठीक लिख रही थी, हाँ ठीक है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर रो या कॉलम के ऑपरेशंस लगाओगे तो रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो रैंक कम होगी ना ज्यादा होगी, जितनी रैंक थी मैट्रिक्स की पहले से ही वो सेम बनी रहेगी। तो ये जो थ्योरम्स है ना, इनका ही यूज करके हम रैंक को निकालना इजी बना पाएंगे। हम क्या करेंगे, उसको कम से कम या फिर इजी दिखने वाली मैट्रिक्स बनाएंगे, जिससे कि हम डायरेक्टली बता सके कि रैंक क्या आएगी। ओके, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारी यूजली मतलब रो या कॉलम के ऑपरेशंस कैसे होते हैं, है ना। पहले हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस देखे, फिर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग अपनी इक्विवेलेंट मैट्रिसेस देखी वो कौन सी होती है। फिर हमने ये भी देखा कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या है, कि आपकी जो रैंक है वो आपकी चेंज नहीं होगी, वो रैंक निकालने में आपकी हेल्प कर सकती है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं। तो उससे पहले हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि रो या कॉलम से हम रैंक कैसे निकाल सकते हैं, सिर्फ रो के ऑपरेशन यूज करके या सिर्फ कॉलम के ऑपरेशन यूज करके। और फिर हम एक पर्टिकुलर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है मैट्रिक्स की, रो एक्लन फॉर्म, कॉलम एक्लन फॉर्म, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म और कॉलम रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। ये सारी जो फॉर्म्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो या इससे पहले जो भी आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में आप लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स।